सेक्शन ई था होमवर्क, किसी को भी कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट क्लास में हमने लास्ट में जो पढ़ा था वो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव पढ़ा था। अब नेक्स्ट टॉपिक है पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। सर स्क्रीन आपकी कुछ छोटी है, मतलब पहले से ये साइड में नेम एक दिखा बार रहा है, इसको हटा दीजिए। वापस बताओ। सर जो साइड में नेम प्रेजेंट हो रहे हैं इसको हटा सकते हैं क्या? इसकी वजह से स्क्रीन थोड़ी छोटी साइड में जो है। मुझे आवाज नहीं आ रही, एक बार लाउडली बोलो ना अभिषेक। सर जो नेम साइड में जो साइड नेम में प्रेजेंट दिखा है, रहे हैं उसको हटा दीजिए, स्क्रीन उसकी वजह से थोड़ी छोटी हो रही है। कौन सा नेम दिखा रहा है? सर जितने लोग ज्वाइन उसका नेम दिखा रहा है सर। नहीं सर, कोई नेम नहीं दिखा। तुम वापस से एक बार रिज्वाइन करके देखो अभिषेक, कोई नेम नहीं दिखा रहा है। अभिषेक अब ठीक है? मेरे में तो सर अभी भी दिखा रहा है। कौन सा नाम दिखा रहा है? क्या नाम दिखा रहा है? हो गया अभिषेक? हाँ सर। अब हम लोग पावर और इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव निकालेंगे। साउंड वेव जो होता है वो जो ट्रैवल करता है तो उसका इक्वेशन होता है एस, डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन होगा एस इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब डिस्प्लेसमेंट वाला वेव का इक्वेशन ऐसा है, तो प्रेशर वेव का इक्वेशन होगा पी इज इक्वल टू पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव बाई टू। क्योंकि प्रेशर वेव जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेव से पाई बाय 2 लीड करता है, तो साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट वेव है इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो ये वेलोसिटी दे देगा जो कि आ जाएगा एस नॉट ओमेगा कॉस। अब जो पावर होता है वो होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी।
फोर्स को हम लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी जो है वो हमारा यहाँ पे डेल एस बाई डेल टी है। हम सारा वैल्यू डाल देंगे। ऊपर प्रेशर इंटू एरिया इंटू डेल एस बाई डेल टी का वैल्यू डाल देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, पी नॉट ए एस नॉट ओमेगा, दोनों कॉस है तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ये हमारा आ गया इंस्टेंटेनियस पावर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब ना इसको थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज करेंगे। यहाँ पे हम लोग पहले तो एस नॉट को हटा देंगे, एस नॉट लिख देंगे पी नॉट डिवाइडेड बाई बी के, क्योंकि पी नॉट इक्वल बी के एस नॉट लिखा होता है। फिर बल्क मॉडुलस को भी हटाएंगे, बल्क मॉडुलस होता है रो वी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था इंटू के। तो एस नॉट का वैल्यू ये यहाँ पे डाल देंगे हम, ये हो जाएगा पी नॉट स्क्वायर, क्योंकि एस नॉट भी पी नॉट और पहले से पी नॉट है, ए ओमेगा अपॉन रो वी स्क्वायर के कॉस स्क्वायर अब ओमेगा बाई के जो होता है वो v होता है, ओमेगा बाई के v होता है, ऊपर भी एक v है नीचे भी v, एक v कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पी नॉट स्क्वायर ए बाई रो वी ये आ जाएगा हमारा। अब ये तो मेरा पी नॉट के टर्म में आया, इसको अब हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर एस नॉट के टर्म में भी डिराइव करेंगे। वहां पे पी नॉट को हटा देंगे, पी नॉट को लिख देंगे बी के एस नॉट, पी नॉट को लिख देंगे बी के एस नॉट, बी को लिख देंगे रो वी स्क्वायर, के को लिख देंगे ओमेगा बाई वी, तो ये हमारा जाएगा रो ए बी एस नॉट स्क्वायर, ये याद है रो ए बी एस नॉट स्क्वायर, पी नॉट को मैंने लिख दिया बी के एस नॉट, फिर बी को लिख दिया रो वी स्क्वायर और के को लिख दिया ओमेगा बाई वी, कैंसिल कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू रो ए वी एस नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर
ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर आ गया साउंड के ऊपर। एक प्रेशर एम्पलीट्यूड के टर्म में आया और एक डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के टर्म में आया। सर उसमें ओमेगा स्क्वायर भी है ना? हाँ, ओमेगा स्क्वायर मैंने नहीं लिखा। हाँ, ओमेगा स्क्वायर भी है। रो ए वी ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर। थैंक यू। ये हो जाएगा तो बोल देना। हाँ सर हो गया। अब ना ये इंस्टेंटेनियस पावर है। ये जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग में भी मैंने बताया था, ये अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग होगा और एक पर्टिकुलर लेयर का अलग अलग टाइम पे भी अलग अलग होगा। ये फॉर्मूला हार्डली कभी यूज होता है। हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो एवरेज पावर का यूज करते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में पावर भी कहते हैं। पावर मतलब एवरेज पावर। तो उसके लिए हमें इसका एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा और हमें पता है कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू जो होता है वो हाफ होता है। तो एवरेज पावर कितना आ जाएगा, पी नॉट स्क्वायर ए बाय 2 रो वी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू हाफ डालेंगे तो हाफ रो ए वी ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर। ये हमारे हम ये फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम यूज करेंगे। ऊपर वाला इंस्टेंटेनियस पावर है और ये उसका एवरेज वैल्यू है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होता है पावर डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये हमारा एवरेज पावर है, इसको एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारा इंटेंसिटी आ जाएगा। तो एरिया से डिवाइड करेंगे तो एरिया वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा वो हमारा इंटेंसिटी होगा।
हो गया सर। हो गया। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं। नहीं, पहले एक दो चीज और कर लेते हैं। अब ये एक पॉइंट सोर्स है एस, इससे साउंड निकल रहा है। इससे जो साउंड निकलेगा वो 3D में सब जगह जाएगा क्योंकि पॉइंट सोर्स है, और ये पूरा स्फीयर बनेगा। तो इससे r डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट लेते हैं हम, ठीक है। इससे जो साउंड निकल रहा है उसका पावर जो है वो p एज्यूम करते हैं। तो हमें r डिस्टेंस की दूरी पे जो पॉइंट है ना, यहाँ पे इस साउंड का इंटेंसिटी कितना होगा ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? एक, क्योंकि इस पॉइंट सोर्स से जो साउंड निकल रहा है वो स्पेरिकली सब जगह जा रहा है 3D में, तो यहाँ पे इस पॉइंट से पास होते हुए एक स्फीयर एज्यूम करेंगे जिसका सेंटर पे वो सोर्स रखा हुआ है। ये जो स्फीयर है इसके अलग अलग जगह पे जो साउंड एनर्जी होगा डिफरेंट होगा कि सेम होगा? सेम होगा। सेम होगा क्योंकि सोर्स जो है सेंटर पे रखा हुआ है, तो और ये स्फीयर है तो सब जगह सेम ही होगा, सिमेट्री है तो सब जगह सेम होगा। अब इससे पी पावर निकल रहा है। पावर मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकेंड में कितना एनर्जी निकल रहा है। मान लो इससे 5 वॉट पावर निकल रहा है, 5 वॉट पावर निकल रहा है, इसका मतलब 1 सेकेंड में से कितना एनर्जी निकल रहा है? 5 जूल एनर्जी निकल रहा है। इसका पावर मान लो 5 वॉट है, इसका मतलब 1 सेकेंड में इससे 5 जूल एनर्जी निकल रहा है। तो 1 सेकेंड में अगर इससे 5 जूल एनर्जी निकल रहा है तो यहाँ पे 5 जूल एनर्जी आ रहा है कि उससे कम एनर्जी आ रहा है? उससे कम आएगा। यहाँ पे 5 जूल, हाँ यहाँ पे एनर्जी जो आ रहा है 5 जूल आ रहा है कि उससे कम आ रहा है? एक बार वापस आंसर करो। हाँ, यहाँ पे एनर्जी 5 जूल से कम आ रहा है क्योंकि ये जो एनर्जी 5 जूल निकल रहा है 1 सेकेंड में तो सब जगह जा रहा है ना, यहाँ पे ऑब्वियसली 5 जूल नहीं आएगा टोटल। बट ये पूरा स्फीयर में मिला के टोटल कितना एनर्जी आएगा? स्फीयर का पूरा सरफेस में मिला के टोटल एनर्जी कितना आएगा? आंसर करो। 5 जूल। ये स्फीयर में मिला के टोटल एनर्जी 5 जूल आए। तो इस पॉइंट सोर्स से जो एनर्जी निकल रहा है, मान लो 1 सेकेंड में पी एनर्जी निकल रहा है, तो यहाँ पूरा का पूरा एनर्जी नहीं पहुंचेगा, एनर्जी तो सब जगह जा रहा है। बट हाँ, ये पूरे स्फीयर में टोटल कितना एनर्जी आएगा? पी आएगा 1 सेकेंड में। मतलब ये पूरा स्फीयर का जो पावर है वो पी है। ये स्फीयर में जो टोटल पावर आएगा, पावर मतलब कितना एनर्जी आ रहा है पर यूनिट टाइम, 1 सेकेंड में कितना एनर्जी आ रहा है।
वो पी आ रहा है। तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? इंटेंसिटी जो होता है वो होता है पावर पर यूनिट एरिया। अब ये पी पावर कितने एरिया में आ रहा है? ये पूरे एरिया में आ रहा है, और इसका एरिया कितना है? 4 पाई r²। तो इंटेंसिटी हो जाएगा पावर डिवाइडेड बाय 4 पाई r²। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अगर एक पॉइंट सोर्स है, उससे साउंड बाहर निकल रहा है, उसका पावर पी है, तो उससे r डिस्टेंस की दूरी पे कोई पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना हो? पावर डिवाइडेड बाय 4 पाई r²। किसी को कोई डाउट नहीं आता? नहीं सर। अब ये देखो, ये इंटेंसिटी जो है वो 1/r² से प्रोपोर्शनल है। ये भी ऐसे याद रखना, जैसे जैसे दूर जाते हैं ना, इंटेंसिटी डिक्रीज होता है, क्योंकि आर दूर जाएंगे तो आर इंक्रीज होगा, आर इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी डिक्रीज होगा। तो पॉइंट सोर्स की वजह से जो साउंड निकलता है ना, उसका इंटेंसिटी अलग अलग पॉइंट पे डिफरेंट होता है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं इंटेंसिटी डिक्रीज होता रहता है 1/r² से। अब हमने वेव ऑन अ स्ट्रिंग में भी पढ़ा था, और यहाँ पे भी, कि इंटेंसिटी देखो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है हमेशा। वेव में जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो इंटेंसिटी है ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से अगर मैं एस नॉट देखूंगा, तो जो एस नॉट है वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r से, और पी नॉट भी प्रोपोर्शनल होगा 1/r से। ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एस नॉट 1/r से प्रोपोर्शनल है, ये पी नॉट स्क्वायर से भी प्रोपोर्शनल है, तो पी नॉट भी 1/r से प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब एक पॉइंट सोर्स से जो साउंड निकलता है ना, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे जैसे दूर जाते हैं वो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते रहते हैं, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड नहीं रहता है। हो गया। सेकंड है फॉर लाइन सोर्स। अब अगर एक लाइन सोर्स है तो उससे जो साउंड निकल रहा है वो भी सब जगह जाएगा, बट वो सिलेंड्रिकली सब जगह जाएगा। तो फिर हम लोग एक सिलेंडर मानेंगे। अब इससे जो साउंड बाहर निकल रहा है, मान लो उसका पावर पी है, तो हमें आर डिस्टेंस का इंटेंसिटी निकालना है। वही जैसे पॉइंट सोर्स का हमने किया था। ये जो सिलेंड्रिकल का जो कर्व सरफेस है, इसमें टोटल कितना पावर इंसिडेंट होगा? पी। टोटल पावर पी होगा।
तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, पावर पर यूनिट एरिया। एरिया मतलब ये कर्व सरफेस का एरिया, जो कि होगा 2 π r × l। ये इसका इंटेंसिटी आ जाएगा। मतलब इंटेंसिटी यहाँ पे 1/r से प्रोपोर्शनल है। अब क्योंकि इंटेंसिटी एस नॉट स्क्वायर से भी प्रोपोर्शनल होता है, तो एस नॉट जो है वो 1/√r से प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली पी नॉट भी 1/√r से प्रोपोर्शनल है। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट है प्लेन सोर्स। अब अगर एक प्लेन सोर्स है तो इससे जो साउंड निकलेगा वो भी आगे जाएगा, वो सिर्फ राइट और लेफ्ट जाएगा। तो राइट में जो साउंड जा रहा है, राइट में एक हम प्लेन ले लेंगे। अब इससे जो साउंड निकल रहा है उसका मान लो पावर पी है। तो यहाँ पे जो हमने ये एरिया लिया है इसमें भी टोटल पी पावर आएगा। मतलब और इसका एरिया अगर ए है तो इसका भी एरिया ए एज्यूम करते हैं, डिस्टेंस आ रहा है। तो फिर से यहाँ पे इंटेंसिटी देखेंगे तो वो फिर से हो जाएगा पावर डिवाइडेड बाय एरिया। अब नेक्स्ट एरिया देखेंगे तो वो भी एरिया ए ही होगा। तो अब यहाँ पे ना डिस्टेंस के साथ साथ एरिया नहीं चेंज हो रही है वाला, क्योंकि इसका अगर एरिया ए है तो सेम एरिया में टोटल पावर आएगा, यहाँ पे भी सेम एरिया में टोटल पावर आएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस के साथ एरिया चेंज नहीं हो रहा है। अब एरिया चेंज नहीं हो रहा है, पावर तो ऐसे ही चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि उस सोर्स से कांस्टेंट पावर निकल रहा है। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे इंटेंसिटी वैरी नहीं करेगा। अब इंटेंसिटी वैरी नहीं कर रहा है तो एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट आएगा। तो प्लेन सोर्स में जो है ना, जैसे जैसे दूर जाता है ना, इंटेंसिटी चेंज नहीं होता है और एम्पलीट्यूड भी चेंज नहीं होता है। पॉइंट सोर्स और लाइन सोर्स से जो साउंड निकलता है उसका इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड दोनों चीज चेंज होता है। ये याद रखना चाहिए। हो गया? हाँ सर।
अब क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। एक साउंड वेव है जिसका प्रेशर एम्पलीट्यूड इतना है, और उसका साउंड वेव है, एक सोर्स है, उससे साउंड निकल रहा है। वो साउंड का किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर एम्पलीट्यूड इतना है और उसी पॉइंट पे इंटेंसिटी इतना है। अब हमने वो सोर्स का वॉल्यूम इंक्रीज किया तो जो साउंड निकलेगा वो भी ज्यादा निकलेगा। वॉल्यूम इंक्रीज किया तो फिर साउंड ज्यादा निकलेगा, तो उसका इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगा, प्रेशर एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होगा। तो प्रेशर एम्पलीट्यूड जो नया हो गया वो हो गया 3 × 10⁻³ -3 है। तो बताने कि नया इंटेंसिटी कितना होगा। एक साउंड का सोर्स है, उससे साउंड जा रहा है और कोई पर्टिकुलर पॉइंट में वो जो साउंड है उसका प्रेशर एम्पलीट्यूड इतना है और इंटेंसिटी इतना है। और वो जो सोर्स है उसका वॉल्यूम हमने इंक्रीज किया तो उसकी वजह से जो साउंड निकल रहा है उसका प्रेशर एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होगा, इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगा, पावर भी इंक्रीज होगा, सब कुछ इंक्रीज होगा। तो उसी पॉइंट पे जो नया प्रेशर एम्पलीट्यूड है वो इतना हो गया, तो उसी पॉइंट का नया इंटेंसिटी कितना होगा। किसी का आंसर आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा कंसेप्ट लग रहा है कि जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है।
अभी तो आंसर करो, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। हो गया तुम लोगों को आज। ठीक है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है, तो आई डैश बाय आई विल बी इक्वल टू पी नॉट डैश का डिवाइड बाय पी नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी नॉट डैश बाय पी नॉट कितना आ रहा है 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आई डैश आ जाएगा 3 3 जा 9 2 2 जा 4 इनटू ये आई वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻⁻6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। ये बहुत काम का फॉर्मूला है कि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है। ये बहुत काम आता है हमारा। हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है लाउडनेस। जो हमारा जो ईयर है ना, वो जो साउंड सुनता है, वो जो इंटेंसिटी सुनता है साउंड का, कितना इंटेंस साउंड है, वो थोड़ा अलग तरीके से सुनता है। मतलब वो अलग तरीके से सेंस करता है। वो जिस तरीके से सेंस करता है उसको हम लोग लाउडनेस कहते हैं। और उसमें ये होता है कि अगर हम लोग इंटेंसिटी को 10 टाइम्स इंक्रीज करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हमारे ईयर को भी 10 टाइम्स ज़्यादा साउंड सुनाई देता है, उसको ऑलमोस्ट डबल साउंड सुनाई देता है। तो इंटेंसिटी और जो हमारा ईयर जो साउंड सुनता है वो उसमें डायरेक्ट ऐसे रिलेशन नहीं होता है, वो तो अलग तरीके से होता है। उसको मेजर करने के लिए एक स्केल होता है, उस स्केल को कहते हैं डेसिबल स्केल। डेसिबल स्केल में जो लाउडनेस मेजर करते हैं वो उसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता है 10 log आई बाई आई नॉट डेसिबल। इसका यूनिट भी डेसिबल होता है। ये है लाउडनेस इन डेसिबल स्केल। ये लॉग स्केल होता है, इसमें मेजर करते हैं। यहाँ पे आई नॉट जो है ना, वो है मिनिमम कितना इंटेंसिटी का साउंड हमारा ईयर डिटेक्ट कर सकता है। आई नॉट का वैल्यू होता है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये मिनिमम इंटेंसिटी है। साउंड का जो हमारा ईयर डिटेक्ट कर सकता है। तो ये डेसिबल स्केल है, ये लॉगरिथमिक स्केल है। हो गया ये कॉपी। हाँ सर।
अब मान लो साउंड का पहले इंटेंसिटी I1 था, बाद में इसको इंक्रीज करके हमने I2 कर दिया, तो लाउडनेस कितना इंक्रीज हुआ? वो होगा I2 जब इंटेंसिटी लाउडनेस बीटा 2 मान लो, I1 जब इंटेंसिटी लाउडनेस बीटा 1, तो बीटा 2 माइनस बीटा 1, इसमें हम लोग ये वैल्यू डाल देंगे, बीटा 2 हो जाएगा 10 log I2 by I0, बीटा 1 हो जाएगा 10 log I1 by I0, यहाँ से 10 कॉमन निकाल देंगे, log B माइनस log A लगा देंगे, तो वो हो जाएगा log of B by A। तो ये इंक्रीजिंग लाउडनेस हमारा आ जाएगा। पहले इंटेंसिटी I1 था, बाद में इंटेंसिटी I2 कर दिया, तो लाउडनेस इतना इंक्रीज होगा 10 log I2 by I1। इसमें I0 का टर्म नहीं आता। हो गया? फिर एक क्वेश्चन, हाँ सर। अगर लाउडनेस जो है 30 डेसिबल इंक्रीज हुआ है, तो इंटेंसिटी कितना टाइम्स हुआ ये बताना है। कितना टाइम्स हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों का केमिस्ट्री और मैथ्स का पोर्शन हो गया क्या? नहीं सर, मैथ्स का मतलब हो जाएगा अभी खत्म। कब तक हो जाएगा मैथ्स का? एक लास्ट चैप्टर चल रहा है सर। सर अभी वेक्टर है, दो तीन चैप्टर है अभी उसमें। मैथ्स में कितना चैप्टर बचा है वापस बताओ? मैथ्स में सर 2-3 चैप्टर शायद बचा है। वेक्टर्स बचा होगा और क्या बचा है? वेक्टर्स चालू है, 3D ज्योमेट्री बचा है, और वो मैथमेटिकल रीजनिंग छोटा सा है, वो बचा है। भाई पढ़ा और छोटे छोटे चैप्टर्स बचे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स हाँ वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। और केमिस्ट्री में कितना बचा है?
में ओसी में सर एक कार्बोनिल कंपाउंड निकला है, थर्मो बचा है, इनऑर्गेनिक टॉपिक लिखे हैं। मेटलर्जी बचा है। इनऑर्गेनिक भी बचा क्या पूरा? इनऑर्गेनिक सर ने हमको खुद से करने बोल दिया। हाँ ब्लॉग, पूरा ब्लॉग क्या करने बोले थे। सरफेस केमिस्ट्री वगैरह। सर मैथ्स में अभी वेक्टर 3D चालू है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स कोई कोई लोगों का बचा है, और ए वाई जे सर डी खत्म कर देंगे तो हो जाएगा पूरा। एक अप्रैल तक हो जाएगा ना सब कंप्लीट? और फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाऊं साउंड वेव के बाद? सर आरबीडी करवा दीजिए, क्योंकि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन आता रहता है। सर ऑप्टिक्स है हाँ सर हाँ, साउंड ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, हाँ ये मैं करा सकता हूँ, वो भी वेव का चैप्टर है, मैं वेव करा रहा हूँ तो तीनों एक साथ हो जाएगा। सर ये मतलब 11 का हो गया क्या? 11 तक क्या बचा? सब आरबीडी बचा मेरा, तो बाकी सब तो हो गया। हाँ तो फिर 12th में तो अभी सर का बच्चा है बहुत सारा, हाँ? लास्ट का। सर ईएमएफ ईएमआई लेकिन सर का बच्चा है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरा बचा है। हाँ इधर अभी जेपीएन सर का क्या चल रहा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अपन ने कैपेसिटर सर चालू कर दिया, और सेमीकंडक्टर सर पैरेलली चला रहे हैं। सेमीकंडक्टर पहले चल रहा है। हाँ तो सर। लोगों को पता नहीं कि दूसरा सेमीकंडक्टर सिर्फ लोगों को बता रहे हैं कि दूसरा बैच क्या सर? सेमीकंडक्टर सिर्फ लोगों को पढ़ा रहे हैं कि दूसरा बैच का मर्ज करके पढ़ा रहे हैं? नहीं हम लोग को ही पढ़ा रहे हैं। सर हमको पढ़ा रहे हैं। मतलब जब टाइम मिलता है ना तो एक एक घंटा लेके पढ़ा रहे हैं। ओके ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। लाउडनेस 30 डेसिबल इंक्रीज हुआ तो इंटेंसिटी कितना टाइम्स इंक्रीज होगा? वो इंक्रीज इन इंटेंसिटी इज इक्वल टू 10 log I2 by I1। 0 कैंसिल हो जाएगा, log उधर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻³। तो इंटेंसिटी जो है वो इतना टाइम्स इंक्रीज होगा। अब इंटेंसिटी इतना टाइम्स इंक्रीज हुआ है तो प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना टाइम्स इंक्रीज होगा? ये जो इंटेंसिटी है ये प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से। ये हो जाएगा P0 डैश डिवाइडेड बाय P0 का होल स्क्वायर। ये इसको उधर ले जाएंगे तो P0 डैश बाय P0 आ जाएगा 10⁻3/2। प्रेशर एम्पलीट्यूड इतना टाइम्स इंक्रीज होगा। मैं एक बार जेपीएन सर से बात कर लूंगा, जेपीएन सर नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाना उसके हिसाब से मैं देख लूंगा। सर ये वाला आज खत्म हो जाएगा? नहीं इसमें अभी काफी टाइम है। इसमें भी इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, फिर वो रेजोनेंस वाला पढ़ेंगे, फिर डॉपलर इफेक्ट पढ़ेंगे, टाइम लगेगा इसमें। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस ऑप्टिक्स में इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट भी बचा है। ठीक है, मतलब वो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप। इंटरफेरेंस ऑफ हाँ साउंड। सर। वही इंटरफेरेंस वेव ऑन स्ट्रिंग में भी आ चुका है, एसएचएम में सुपरपोजिशन है तो वैसे ही है। तो ये दो सोर्स है S1 S2, इससे साउंड निकल रहा है, सब जगह जा रहा है।
मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट लेता हूँ P, यहाँ पे इस P पॉइंट पे दो साउंड आ रहा है, एक साउंड तो ऐसे आ रहा है डायरेक्ट और एक साउंड ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे दो साउंड आ रहा है, वो दोनों साउंड एडअप होके इंटरफेयर होके एक नया साउंड बनाएगा, तो हमें उसी के बारे में निकालना है। तो ये जो साउंड आ रहा है, मान लेते हैं कि ये x1 डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा है, और ये जो साउंड यहाँ पे आ रहा है, ये मान लेते हैं कि x2 डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा है। तो यहाँ पे जो साउंड आ रहा है उसका अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो प्रेशर वाला इक्वेशन हो जाएगा P1 इज इक्वल टू P01 साइन ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस phi1। तो जो दूसरा साउंड आ रहा है उसका इक्वेशन हो जाएगा P2 इज इक्वल टू P02 साइन ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस phi2। तो ये दोनों साउंड मिलके एक नया साउंड बनाएगा जिसका प्रेशर हो जाएगा, एक्सेस प्रेशर हो जाएगा P0 P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। इस दोनों को ऐड करना है। अब इस दोनों को मैं ऐड करना है तो वही वेक्टर जैसा ट्रीट करेंगे। वेक्टर जैसा ट्रीट करेंगे तो दोनों वेक्टर के बीच का हमें एंगल देखना पड़ेगा। दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसको हम कहते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस हो जाएगा वो इसका फेज माइनस इसका फेज हो जाएगा। फेज डिफरेंस आ जाएगा दिस माइनस दिस। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओमेगा टी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, आएगा phi2 माइनस phi1। phi2 माइनस phi1 को हम लोग लिख देंगे डेल्टा phi। फिर आएगा दिस माइनस दिस, इसमें से माइनस के हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, अंदर आएगा x2 माइनस x1, इसको हम लिख देंगे डेल्टा x। ये हमारा फेज डिफरेंस आ जाएगा, इस दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस। अब इसमें एक चीज याद रखना, ये डेल्टा एक्स निकालने के लिए ना अगर 2 माइनस 1 कर रहे हैं तो डेल्टा फाई निकालने के लिए भी 2 माइनस 1 ही करना। मतलब डेल्टा एक्स निकालने के लिए x2 माइनस x1 कर रहे हैं, डेल्टा फाई के लिए भी phi2 माइनस phi1 करना। चाहो तो डेल्टा एक्स निकालने के लिए 1 माइनस 2 कर सकते हैं, तो फिर डेल्टा फाई निकालने के लिए भी 1 माइनस 2 ही करना पड़ेगा। तो ऐसे मत करना कि इसमें 2 माइनस 1 कर रहे हो और इसमें 1 माइनस 2 कर रहे हो, वो चीज मत करना। ठीक है, इसमें जो x वाला टर्म है इसको कहते हैं पाथ लेंथ। ये बहुत अच्छे से समझना, ये क्योंकि ये वेव ऑप्टिक्स में भी यही सब होता है। पाथ लेंथ का मतलब होता है ये जो सोर्स से लेके इस पॉइंट तक साउंड जिस पाथ में ट्रेवल करके आया। यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया कि डायरेक्टली आ रहा है, बट जरूरी नहीं है वो डायरेक्टली आएगा, वो ऐसे भी आ सकता है। मतलब वो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग तरीके से आता है। तो जैसे भी आ रहा है सोर्स से लेके उस पॉइंट तक जो साउंड आ रहा है वो जिस पाथ में ट्रेवल करके आ रहा है उस पाथ का लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखो। डेल्टा एक्स को कहते हैं पाथ डिफरेंस, मतलब दोनों का जो पाथ का लेंथ है उसका बीच का डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। डेल्टा फाई को कहते हैं इनिशियल फेज डिफरेंस। दोनों का जो इनिशियल फेज है उसके बीच का डिफरेंस।
के डेल्टा एक्स को कहते हैं, ये जो के डेल्टा एक्स, ये जो के डेल्टा एक्स है, ये भी फेज डिफरेंस है, ये भी फेज डिफरेंस है, ये भी फेज डिफरेंस है, सब फेज डिफरेंस है बट अलग अलग तरीके का। ये जो फेज डिफरेंस है ये तो इनिशियल फेज की वजह से है, इसलिए इसको कहते हैं इनिशियल फेज डिफरेंस। और ये जो फेज डिफरेंस है ये पार्ट डिफरेंस की वजह से आ रहा है, इसको हम कहते हैं फेज डिफरेंस ड्यू टू पार्ट डिफरेंस। और फेज डिफरेंस दो चीज की वजह से आ रहा है, इनिशियल फेज की वजह से और एक पार्ट डिफरेंस की वजह से। इसको कंबाइन करने से ये जो फेज डिफरेंस आएगा इसको हम कहते हैं नेट फेज डिफरेंस। तो के डेल्टा एक्स जो है वो है फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस। और फाई जो है वो है हमारा नेट फेज डिफरेंस, क्योंकि दो चीज की वजह से फेज डिफरेंस आता है। जिसको हम शॉर्ट में फेज डिफरेंस भी कहते हैं। सिर्फ फेज डिफरेंस कह रहे हैं मतलब फाई होता है। और ये जो नेट फेज डिफरेंस आ रहा है, फेज डिफरेंस या फिर फेज डिफरेंस आ रहा है, वो दो चीज की वजह से आ रहा है, ड्यू टू पाथ डिफरेंस प्लस इनिशियल फेज डिफरेंस। हो जाएगा तो बोल देना। हो गया सर। ओके, तो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव में क्या हो रहा है कि दो सोर्स है, उससे साउंड निकल रहा है, वो साउंड सब जगह जा रहा है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ले रहा हूँ, कहीं भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकते थे, इस पॉइंट पे भी दो साउंड आ रहे हैं, मैंने इसे जनरलाइज पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे दो साउंड आ रहा है, एक साउंड इस पार्ट ये पार्ट ट्रेवल करके आ रहा है, एक साउंड ये पार्ट ट्रेवल करके आ रहा है। जरूरी नहीं हमेशा साउंड ऐसे ही डायरेक्टली आता है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग तरीके से आता है। कभी कभार साउंड ऐसे भी आ सकता है, जैसे भी ट्रेवल करके आ रहा है, वो देख लेना किस पाथ पे ट्रेवल करके आ रहा है। फिर ये दोनों साउंड, यहाँ पे दो साउंड आ रहा है, ये दोनों साउंड एडअप होकर एक नया साउंड बनाएगा, तो हम लोग उस नए साउंड का प्रेशर एम्पलीट्यूड ये सब निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि तो दोनों साउंड आ रहा है वो कैसा पाथ में ट्रेवल करके आ रहा है, फिर दोनों पाथ का लेंथ देखेंगे। तो उस दोनों साउंड के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? माइनस के डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा फाइव, जिसमें एक्स क्या है, वही जो पार्ट ट्रेवल करके आ रहा है उसका लेंथ, और डेल्टा फाइव में फाइव क्या है, उन दोनों का इनिशियल फेज। तो फेज डिफरेंस ना यहाँ पे दो चीज की वजह से आता है, एक पार्ट डिफरेंस की वजह से और एक इनिशियल फेज डिफरेंस की वजह से। अब जब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो याद रखना, अगर डेल्टा एक्स निकालने के लिए x2 माइनस x1 कर रहे हैं तो डेल्टा फाइव निकालने के लिए भी फाइव टू माइनस फाइव वन ही करना पड़ेगा। अगर डेल्टा निकालने के लिए x1 माइनस x2 कर रहा है तो डेल्टा फाइव निकालने के लिए भी फाइव वन माइनस फाइव टू ही करना पड़ेगा।
एक का x2 माइनस x1, दूसरे का 5 1 माइनस 5 2 नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन है, वो भी ध्यान रखना। ये फेज डिफरेंस होता है, ये दो चीज की वजह से आता है, एक इनिशियल फेज डिफरेंस की वजह से और एक पार्ट डिफरेंस की वजह से आ रहा है। तो ये है नेट फेज डिफरेंस, उसको हम फेज डिफरेंस भी कहते हैं। अब हमें इस साउंड को ऐड करना है, तो हम वेक्टर की तरह रिपीट करेंगे। उसमें से एक वेक्टर तो हम लोग एक्स डायरेक्शन में मान लेंगे रेफरेंस की तरह, दूसरा वेक्टर को हम एंगल में लेंगे, और इन दोनों के बीच में एंगल, ये फेज डिफरेंस जो आ रहा है ये रखेंगे, ये वेक्टर हमने पढ़ रखा है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे कुछ आएगा, ये हमारा रिजल्टेंट साउंड का एम्पलीट्यूड आ गया, जो कि कितना होगा हमने सब पढ़ रखा है, वेक्टर एडिशन है बेसिकली। ये रिजल्टेंट साउंड का एम्पलीट्यूड आ गया। अब हमें एक चीज पता है कि इंटेंसिटी जो है वो प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी से प्रोपोर्शनल होता है, तो प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर को लिख सकते हैं सम कांस्टेंट इनटू आई। तो ये रूट को यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये पी नॉट का स्क्वायर बन जाएगा। पी नॉट का स्क्वायर को हम लिख देंगे के इंटू आई। ये पी नॉट वन का स्क्वायर है, ये हो जाएगा के इंटू आई वन का स्क्वायर। पी नॉट टू का स्क्वायर के इंटू आई टू का स्क्वायर, प्लस प्रेशर एम्पलीट्यूड लिखना है तो रूट के आई वन आई टू होगा, रूट के आई हो जाएगा। ये सिर्फ पी नॉट है, तो इसको लिखेंगे रूट के इंटू रूट आई वन, और इसको लिखेंगे रूट के इंटू रूट आई टू इंटू कॉस फाइव। के यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव का है। हो गया। अब अगर ये दोनों सोर्स से जो साउंड आ रहा है इस पॉइंट पे, अगर इन दोनों का इंटेंसिटी इक्वल हुआ, जिसको हम आई नॉट एज्यूम कर लेते हैं, तो जो इंटेंसिटी हो जाएगा इसमें आई वन आई टू सबको आई नॉट लिख देंगे, तो यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर बन जाएगा। आई नॉट स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 2 कॉस फाइव, फिर उसे 2 भी कॉमन निकाल लेंगे, टू कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस फाइव। 1 प्लस कॉस फाइव हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 5/2, और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2 हो जाएगा।
तो यहाँ पे दो सोर्स था, उससे दो साउंड निकल रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट में दो साउंड आ रहा है, वो मिलके एक नया साउंड बना रहा है। उस नया साउंड का हमने प्रेशर, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी निकाल लिया। कैसे निकाला? हमने दोनों साउंड का फेज डिफरेंस निकाला, जो कि -k डेल्टा x प्लस डेल्टा फाई होता है। फिर वेक्टर की तरह ट्रीट किया और वेक्टर एडिशन कर दिया, तो नया साउंड वेव का प्रेशर, एम्पलीट्यूड इतना आ गया, इंटेंसिटी इतना आ गया। अगर दोनों का इंटेंसिटी सेम है तो इंटेंसिटी इतना आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर। और फिर से वही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मतलब ये जो रिजल्टेंट साउंड वेव बन रहा है उसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है। वो कब होगा? जब cos फाई का वैल्यू 1 होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब जो रिजल्टेंट साउंड वेव बन रहा है उसका एम्पलीट्यूड सबसे मैक्स है। वो कब होगा? जब cos फाई 1 के इक्वल होगा। cos फाई 1 कब होगा? जब पाई और इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा। मतलब 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, सो ऑन, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो cos फाई तो 1 है, cos फाई 1 है तो जो नया प्रेशर एम्पलीट्यूड आएगा वो आ जाएगा। यहाँ पे cos फाई को 1 डाल देंगे तो ये P0 प्लस 1, P0 1 प्लस P0 2 का होल स्क्वायर होगा, फिर वो रो के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो नया प्रेशर एम्पलीट्यूड आएगा P0 1 प्लस P0 2, ये प्रेशर एम्पलीट्यूड आ जाएगा। इंटेंसिटी आ जाएगा, यहाँ पे फिर से cos फाई को 1 डाल देंगे, ये होगा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो इंटेंसिटी हमारा आ जाएगा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रहा है, ये मैक्सिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड आ रहा है। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो प्रेशर एम्पलीट्यूड इतना होगा और इंटेंसिटी इतना होगा। और अगर I1 इक्वल टू I2 इक्वल हुआ, जिसको हम I0 अज्यूम कर लेंगे, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाएगा। इस दोनों को I0 टिक देंगे तो ये आ जाएगा 4 I0। किसी को डाउट है यहाँ तक कुछ? नहीं सर। एक सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब वो जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड मिनिमम है। वो मिनिमम कब होगा? जब cos फाई का वैल्यू -1 होगा।
cos फाइव माइनस वन कब होगा, जब फाइव ऑड मल्टीपल ऑफ फाइव होगा, मतलब पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, so on, odd multiple of pi. अब इसमें जो प्रेशर एम्पलीट्यूड होगा जो मिनिमम आएगा, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, वो आ जाएगा यहाँ पे cos फाइव को -1 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा P01 माइनस P02 का होल स्क्वायर, और फिर बाहर रूट भी है तो कैंसिल हो जाएगा होल स्क्वायर और रूट, ये आ जाएगा P01 माइनस P02। इसमें मॉड लगा देंगे क्योंकि एम्पलीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। सिमिलरली इंटेंसिटी निकालेंगे तो वो हो जाएगा, यहाँ पे cos फाइव को -1 डाल देंगे तो ये हो जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। मिनिमम इंटेंसिटी आ जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। और अगर I1 और I2 इक्वल है, इसको I0 मान लेते हैं, तो मिनिमम इंटेंसिटी आ जाएगा, इसको भी I0 लिख दो, इसको भी I0 लिख दो, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। हो गया कॉपी? किसी को कोई डाउट है? तो सर बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक बड़ा है, मैं अब स्टार्ट नहीं करूँगा। आपका होमवर्क होगा साउंड वेव का